काफ़ी कुछ चीज़ें कही गई आपके प्रिंसिपल साहब के द्वारा, आपके फैकल्टी के द्वारा, हमारे राजीव भट्टी साहब, कुणाल जी, तमाम लोगों ने एंटी रैगिंग पे बात करी। सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हम सभी लोग स्टूडेंट रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अभी हैं और कुछ जो हैं ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में रहेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी में, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा होती है तो आप जीवन भर स्टूडेंट रहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने की जरूरत है कि हम लोग ये कैंपस के अंदर एंटी रैगिंग और रैगिंग की बात हम लोग कर क्यों रहे हैं। कि हम लोग अलग धर्म, अलग जाति, अलग जेंडर से आते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एक कॉलेज ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप एक ही छत के अंदर सभी के साथ मिलके एक परिवार बनाते हैं, जहां पर आप अपने विचार साझा कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी को आप निखार सकें और दूसरे को समझ सकें। तो उसी चीज़ों के अंदर, जैसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें सुनी होंगी कि काफ़ी कुछ चीज़ें हमें लर्न करने की ज़रूरत है और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें अनलर्न करने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग अलग अलग परिवार से, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम लोग ग्रो होते हैं। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग मेंटली वल्नरेबल होते हैं। अब होता क्या है कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे साथ में अगर कोई भी धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, अलग सेक्सुअलिटी के लोग हों, जेंडर के लोग हों, हम उनको एक स्पेस प्रोवाइड करें कि अगर वो कहीं कोई खुल के बात करना चाहे या फिर वो अपने आप को ग्रो करना चाहे तो वो एक ऐसा जगह बने कि आपकी कंपनी वो मैटर करती है। अब होता क्या है कि हम एक इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, कुछ लोग 3 साल के लिए रहेंगे, कुछ लोग 2 साल के लिए रहेंगे। अगर लोग जो अपने घरों में भी जो चीज़ें बातें ना कर पाएं या ग्रो ना कर पाएं और उनको यही व्यवहार, यही वातावरण अगर कॉलेज में मिलेगा तो ये ट्रॉमा जो रहेगा ये जीवन भर के लिए उनके साथ चलेगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथ साथ हम साथ वालों की ग्रोथ में हम उनको हेल्प करें। बाबा साहब ने एक चीज कही थी, बाबा साहब कि किसी के ऊपर आप उत्पीड़ना करते हैं वो तो गलत है ही, लेकिन अगर कोई उत्पीड़ना सहता भी है तो वो उससे बड़ा क्राइम है। तो अगर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि आपको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कब आपके साथ गलत हो रहा है। उत्पीड़ना सहते सहते एक स्टेज ऐसा आता है जिसके अंदर आपको लगता है कि गलत ही सही है। वो अगर ऐसी चीज कोई भी अगर लगती है कि यहाँ पर आपको आवाज उठानी चाहिए तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। सबसे पहले आप खुद आवाज उठाएंगे, फिर आपके साथ के लोग उठाएंगे, फिर प्रोफेसर साहब उठाएंगे। यहाँ भी बात नहीं बनती है तो कोर्ट जो है, अदालतें हैं, वो आपके अधिकारों को बचाने के लिए। आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है। हम मनुष्य हैं, जानवर और मनुष्य में यही चीज होती है कि आप अपने लिए डिसीजन लेके अपना एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रे डॉग्स का जो है काफी ज्यादा केस चल रहा है। हम लोग अपनी आवाज खुद जाके कोर्ट में पिटिशनर इन पर्सन बन के भी उठा सकते हैं। जो डॉग्स हैं वो नहीं उठा सकते हैं तो उनके लिए अधिवक्ता और तमाम पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। तो आप जब अपनी आवाज उठा सकते हैं तो सबसे पहले आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। दूसरी चीज ये आती है कि इसके साथ साथ जो लोग रैंकिंग की तरफ अगर सोच विचार भी करते हैं कि कोई किसी तरीके से हो सकता है आपके बल के दौर पे आप चाह रहे हो कि ये तो मजाक था, ये तो कोई बात नहीं, आपको बुरा क्यों लग गया। आपको ये चीज एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि दूसरे का कंफर्ट, जिसके कहते हैं ना राइट टू, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है दैट कम्स विद अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यही होती है कि आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहां तक आप दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। और इस चीज को मैं आगे ले जाते हुए, एक केस हुआ था जो कि एम्स दिल्ली का ही है। एम्स के अंदर एक बच्चे ने एलिज्ड सुसाइड, कुछ बच्चों ने सुसाइड बोला जाता है कि उन्होंने सुसाइड करा है। मैं काफी चीजों में उनको सुसाइड नहीं मानता हूँ, तो एलिज्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एलिज्ड एक सुसाइड हुआ था एम्स के अंदर, फिर काफी बच्चों को उसके अंदर सस्पेंड किया गया, 7 बच्चों को, फिर कुछ दूसरे प्रोग्राम के बच्चों को। फिर स्टूडेंट यूनियन एम्स का जाता है कोर्ट के अंदर अगेंस्ट एम्स कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करा जा रहा है। तमाम हमने जजमेंट हमने पढ़ी है। उसके बाद अब मतलब आप रैगिंग को आप एज ए अधिकार मांग रहे हैं कि ये तो मेरा फ्रीडम था। उसके अंदर कोर्ट का जजमेंट आता है कि नहीं, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तभी तक है जब तक आप दूसरे को आप हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं खुद जो है, मैं NLU दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ, फिर मैंने लंदन में भी पढ़ाई करी और मैं छात्र संघ अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रहा।
तो वहां पर तमाम चीजें जो मेरे को दैट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के लोग होते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है, आप डिफरेंट राज्य से देखेंगे, यूपी से देखेंगे, बिहार से देखेंगे, बंगाल से देखेंगे, साउथ इंडियन से देखेंगे, आपकी भाषा अलग है, रूप रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन यही तो जिम्मेदारी है, यही तो पहला पड़ाव है कि आप लोग एक साथ मिलकर एक परिवार यहाँ पर बनाएंगे। किसी की क्लासेस सुबह 7 बजे से हो सकती हैं, 9 बजे से हो सकती हैं, आप देखेंगे कि आप 9 बजे से लेकर 4 बजे तक एक एकेडमिक आप टाइम बिताते हैं, परिवार के साथ आप कम समय बिताते हैं। अगर वही टाइम आपके लिए अगर जॉयफुल है और किसी के लिए वो ट्रॉमा है और वो 3 साल तक रहे, 2 साल तक रहे, तो उसको जीवन भर उसकी ग्रोथ में क्या असर करेगा। इसी के साथ में हम लोगों ने सुना है कि इंडिया इज ए यूथ नेशन। इंडिया जो है, हमारे यहाँ नौजवान काफी हैं। नौजवान काफी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ग्रांटेड लें। नौजवान काफी का मतलब ये है कि हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम राष्ट्र हित में अपने आप को ट्रेन करें, साथ वालों को मदद करें कि जो राष्ट्र हित के लिए काम करा जाए। वो राष्ट्र हित के लिए तब काम करेगा ना जब पहला स्टेप आपने जब 12वीं के बाद जब बच्चे कॉलेज में आते हैं कि राष्ट्र हित के लिए वो अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले, हर किसी को वो मिले कि यहाँ पर आके आप ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रैगिंग से आप एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं या महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, आप राष्ट्र हित के अगेंस्ट जा रहे हैं। यदि अगर हमारे काफी प्रतिभाशाली लोग हैं जो सिर्फ ट्रॉमा की वजह से वो लोग अपनी जीवन को अंत करते हैं या फिर किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब एम्स जैसा इंस्टीट्यूट जहां पर बोला जाता है कि एडमिशन नहीं होता है, अगर एक बच्चा भी अगर वहां से अगर सुसाइड करता है या तमाम उत्पीड़ना की वजह से अपनी जीवन को गंवाता है, तो आप ये समझिए कि देश का इतना पैसा लगता है ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कुछ ही बच्चे आते हैं, चंद बच्चे, मेरे ख्याल से 32 सीट थी, अब तो पता भी नहीं मेरे को कितनी सीट है। इतने बच्चों में भी अगर मतलब कहते हैं ना कि वो परखे जाते हैं बच्चे, 32 बच्चों में से भी अगर एक बच्चा निकल जाता है तो ये वो एक बच्चा नहीं है, वो कितने युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और वो बच्चा अगर मर जाता है किसी भी कारणवश तो वो उसके परिवार का नुकसान नहीं है, वो हमारे देश का नुकसान है, क्योंकि इस देश को बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। तो आपको ये भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इससे मैं काम करूंगा या मैं काम करूंगी, नहीं तो मेरे साथ वाले करेंगे। और वो साथ वाले आपके तभी कर पाएंगे जब आप उनको वो अपॉर्चुनिटी दें। कुछ लोग झिझकते हैं, कुछ लोग बोलने में तेज होते हैं, कुछ लोग शरारती होते हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए हम किस तरह का व्यवहार करें कि वो लोग खुल सके। जो लोग परिवार में दब के रहे, जो लोग यूनिवर्सिटी में भी आकर अगर दब के रह जाएंगे तो उसके बाद तो नौकरी करेंगे, तो वहां पर तो ये एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं कि 20 राज्य के लोग हैं। जैसे जब मैं NLU दिल्ली में पढ़ा तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 19 स्टेट से बच्चे थे। टोटल उस टाइम पे 27 स्टेट होती थी, 19 स्टेट के बच्चे मेरे बैच में थे। 70 लोगों का हमारा बैच होता था। आज उस चीज को मैं सोचता हूँ कि जीवन में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भारत में कभी नहीं आएगी कि मैं 19 स्टेट के बच्चों का कल्चर समझूं, उनका रूप रंग समझूं, उनकी तमाम वो चीजें समझूं, किस तरीके से वो लोग फंक्शन करते हैं। आज मेरा रूममेट जो था वो तेलंगाना से था, उनके चाल चलन मतलब बात करने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग होता है। हम लोग वेस्टर्न यूपी से आते हैं, थोड़ा सा हम लोग जिसको बोला जाता है कि थोड़ा सा हमारी रूड लैंग्वेज है, तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन अगर मेरे पास वो एक्सपोजर नहीं होता तो मैं तो इन चीज़ों से भी अनजान रह जाता कि नहीं कि अलग अलग लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए लर्निंग लेसन है कि कॉलेज के बाद हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी कब मिले। मैं लंदन गया तो मेरे बैच के अंदर, कॉलेज के अंदर मेरा सौभाग्य था कि मैं 2 बार छात्र संघ अध्यक्ष बन सका और मेरे को इंटरनेशनल ऑडियंस ने 2 बार सर्वाधिक वोटों से जिताया। उसके साथ में मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई कि 50 देश के अगर बच्चे हैं तो पहले उनको समझा जाए, उनके विचारों को समझा जाए, उनकी प्रायोरिटीज को समझाएं, उनकी ईटिंग हैबिट्स को समझा जाए। और अगर वो किसी चीज की अगर डिमांड करते हैं, वो ये लगता है तो कि उस कंट्री के उसके इश्यूज हैं। जैसे कहीं उस टाइम पे चल रहा था एक, अगर आप लोग फॉलो करते हैं, ईरान के अंदर जो मेरे ख्याल से अमीनी उनका नाम था, उनको किसी तरीके से उनका जीवन का अंत हुआ। तो मेरे पास वो लोग आए क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी थे, उन्होंने बोला कि हमें बैनर लगाना है और हमें उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट करना है, और वो लोग भी वहां पर खुल के नहीं आ सकते थे। उन्होंने ये चीज मेरे को बोली, मैं उस कंट्री से नहीं आता, मैं उस रिलीजन से नहीं आता, लेकिन मैं उस जगह छात्र संघ का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था। तो मेरी जिम्मेदारी थी, चाहे वो 2 महिला थी, लेकिन उनकी आवाज को उस स्टूडेंट यूनियन के प्रेमाइसिस में उतनी ही
प्रभावशाली तरीका से बोलना कि जैसे वहां पर 100-150 लोग खड़े हों, उस चीज को काम करने का हमने काम किया। तो ये जरूरी बन जाता है कि किस तरीके से आप अपने साथ के लोगों को समझें, उनकी प्रायोरिटी को समझें और उनके साथ एक ऐसे समाज की संरचना करें कि ये एक आपका परिवार बने। यही आपकी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है कि कौन अलग अलग फील्ड में जाएगा। कल को आप तमाम, कोई सिविल सर्विस में जा सकता है, कोई लॉ कर सकता है, कोई ग्रेजुएशन में, कोई रिसर्च में। यही आप लोग एक दूसरे को जान सकते हैं। उसके बाद सब लोग एक कवच पहन के चलते हैं, सब लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। यही टाइम है जब आप समझ सकते हैं कि इनका नेचर क्या है, किस चीज में सुधार हो सकता है, और इसी चीज को आप आगे लेकर जाएंगे। इसी चीज को मैं कहते हुए अपनी बात को अंत करता हूँ, काफी समय हो गया है।